प्रिय पाठकगण, आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता आह धरती कितना देती लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। इस कविता की रचना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। इस कविता में कवि ने एक साधारण सी घटना के आधार पर जीवन की समस्याओं के साथ मानवीय व्यवहार का भी प्रतिपादन किया है। जो व्यक्ति केवल धन को महत्व देता है उसे जीवन में निराशा ही मिलती है, किंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य करे तो उसे यश, सफलता और आनंद सभी कुछ मिल जाता है। धन की अपेक्षा धरती से प्यार करे तो क्षमता, समृद्धि और सद्भाव प्राप्त होते हैं। इस कविता का यही प्रतिपाद्य भी है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने बचपन में लालच में आकर धरती में पैसे बो दिए थे। उस समय उसे ने सोचा था कि जिस तरह बीज बोने पर पौधा उगता है एवं उसमें फल लगता है, उसी तरह पैसे बोने से पैसों के प्यारे पौधे लगेंगे और उसमें खूब सारे पैसे उगेंगे। इस बात से बालक अर्थात कवि अनजान थे कि पैसों के अंकुर अर्थात पौधे नहीं होते हैं। बालक को लगा कि धरती बंजर है, उसमें पैदा करने की कोई शक्ति नहीं है। कवि कहते हैं कि जब से उन्होंने पैसे बोए थे तब से लगभग आधी शताब्दी बीत गई है, पर पैसों की फसल नहीं उगी। कई ऋतुएं आई और कई चली गई, पर बंजर धरती ने एक भी पैसा नहीं उगला। एक बार फिर से अगले काले काले बादल आसमान पर छाए और धरती को गीला कर दिया। मिट्टी नरम हो गई थी। कवि ने कौतूहल से वशीभूत होकर मिट्टी कुड़ेद कर घर के आंगन में सेम के बीज दबा दिए और उसके बाद जो हुआ वही प्रस्तुत पंक्तियों में चरितार्थ है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। मैंने कविता को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि मुझे कविता के पाठन एवं व्याख्यान में सुविधा हो एवं साथ ही पाठकों को समझने में भी आसानी हो। पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं ठीक दाहिनी ओर उनके अर्थों को नीले रंगों से मैंने दर्शाया है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की बात करें तो यहाँ प्रस्तुत अवतरण में कवि ने बाह्य जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने अपने शैशव में सबसे छिपकर धरती में कुछ पैसों को बोया था और सोचा था कि एक दिन पैसों से वृक्ष उगेंगे जिन पर कलदार अर्थात रुपयों की सुंदर फसलें फलेंगे और मैं उन रुपयों का उपभोग कर एक धनवान सेठ बन जाऊंगा। इन पंक्तियों के विशेष की बात करें तो मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति का सहज चित्रण यहाँ हुआ है। साथ ही इन पंक्तियों में अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पर बंजर धरती में
एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। इन पंक्तियों के प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अपने शैशव की एक घटना और उससे फल पाने की इच्छा का वर्णन किया है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि पैसे धरती में बोने के पश्चात कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद मैंने देखा कि धरती से एक भी अंकुर नहीं निकला है। उस बांझ मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। प्रयत्न व्यर्थ रहा मेरा। मैंने धनवान बनने के सभी स्वप्न मिट्टी में मिल गए। निराश होने के बावजूद भी मैं कई दिनों तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जिस प्रकार किसी के अभिनंदन के लिए पावड़े अर्थात सम्मान्य व्यक्ति के रास्ते में बिछाने वाला कपड़ा बिछा दिया जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी बाल कल्पनाओं को उसके साथ लगाए रहा। मैं अबोध था। मैंने धरती में गलत बीज जो बोए थे, बीजों के साथ ही मैंने अपने ममत्व भाव को भी रोप दिया था और उसे तृष्णा के जल से सिंचित किया था। ये सभी तो मेरी निराशा के मूल कारण थे। प्रस्तुत पंक्तियों के विशेष की बात करें तो यहाँ कवि ने महाजनी सभ्यता की ओर संकेत किया है। यहाँ मानवीकरण, लोकोक्ति, रूपक तथा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अर्धसती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झुली सर्दे मुस्काई, शीशी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी उद्दी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो। प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अपने शैशव की घटना के 50 वर्ष बाद का वर्णन किया है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि जिस दिन मैंने बीजों को धरती में बोया था, उस घटना को आज 50 वर्ष हो गए हैं। अजाने ही न जाने कितने माधुर्यपूर्ण वसंत व्यतीत हो गए। ग्रीष्म ऋतुएं आकर चली गई, पतझड़ बीत गए, वर्षा आकर चली गई। कितनी ही शरद ऋतुओं ने अपनी मधुर मुस्कान को बिखेरा। सदी में ठिठुर कर शीशी करते न जाने कितनी हेमंत ऋतु समाप्त हो गई। कहने का अभिप्राय है कि ऋतुओं का आने जाने का क्रम बना रहा। प्रकृति ने अनेक बार अपना श्रृंगार किया और अनेक बार वृक्ष पतझड़ में सौंदर्यहीन हो गए। इसी प्रकार जीवन का क्रम भी निरंतर चलता रहा। फिर से आशाओं और अभिलाषाओं की सघनता, मोहकता और कोमलता लेकर बादल मंडराने लगे। गहरे और काजल के समान काले बादल धरती पर बरसे। संपूर्ण पृथ्वी जल से प्लावित हो गई। ऐसे समय में मैंने कौतूहल वर्ष
अर्थात उत्सुकता से अपने आंगन के एक कोने में गीली मिट्टी की तह अर्थात परत को अंगुलियों से खोदकर अर्थात सहलाकर उसमें सेम के बीज गाड़ दिए। उस समय मानो भूमि के आंचल में ये बीज नहीं अपितु मणिमाणिक्य था अर्थात कोई रत्न बांध दिए हो, ऐसा मुझे आगे चलकर महसूस हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहाँ समय की क्षिप्रता अर्थात द्रुतगामिता का आभास कवि ने प्रथम पंक्ति में ही करा दिया है। यहाँ अलंकार की बात करें तो मानवीकरण, पुनरुक्ति तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमुग्ध हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। इन पंक्तियों के प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अपनी मन स्थिति और सेम के पौधों के अंकुरित होने का विविध रूप में चित्रण किया है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि धरती में सेम के बीज बोकर मैं उस घटना को भूल ही गया था। वह घटना छोटी सी तो थी, उसमें याद रखने की कोई बात ही न थी। कुछ दिन पश्चात संध्या समय आंगन में टहलते हुए मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैं प्रसन्नता से गदगद हो गया। कारण यह था कि आंगन के उस कोने में मुझे छोटे छोटे पौधे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कुछ नवांगत छाता ताने खड़े हो। वे छतरियां थी अथवा विजय पताकाएं थी, जो जीवन की प्रगति और उन्नति की सूचक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अपनी नन्ही नन्ही हथेलियां फैलाकर नन्हे नन्हे शिशु से खड़े हो। वे पौधे हर्षोल्लास से परिपूर्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मिट्टी के खोल अथवा आवरण को फोड़कर चिड़ियों के बच्चे पंख फड़फड़ाकर उड़ने को तत्पर हो रहे हो। पौधे धरती की मिट्टी से उभरकर तेज गति की ओर अग्रसर हो रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ भूली हुई घटना सुखद परिणाम देकर आश्चर्य विस्मित हर्ष होना स्वाभाविक ही है। दूसरी ओर यहाँ पुनरुक्ति, मानवीकरण, संदेह तथा पूर्णापमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। निर्निमेष क्षण भर में मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले। बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। नन्हे नाटे पैर पटक कर बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद गई भर गई यह झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चौदोवे। बैले फैल गई बलखा
आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौधरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। झागों से लिपटे लहरों श्यामल पत्रों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सेम के बोल अथवा पत्तियों के विकास और फूलों के सौंदर्य का चित्रण किया है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि अपने कथन को अग्रसर करता हुआ कहता है कि मैं उन्हें एकटक देखता ही रह गया, किंतु सहसा मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने अपने आंगन में सेम के बीज बोए थे। उन्हीं बीजों से पौधों की यह छोटी सी सेना खड़ी हो गई है, जो अपने नन्हे नन्हे नाटे पैर पटकते हुए बड़ी शान से धरती पर बढ़ती जा रही है। कवि कहता है कि तब से मैं प्रतिदिन उनको देखता रहता हूँ। वे छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे बढ़कर लताओं का रूप धारण करने लगे हैं। लताएं असंख्य पत्तों से लद गई है, उनके फैलाव से झाड़ियां फैल गई है एवं चारों तरफ भर गई है। उन लताओं ने चंदोबो अर्थात मंडप का रूप धारण कर लिया था। समस्त आंगन उन हरी भरी बेलों अर्थात पत्तों से भर गया और फिर वे पत्ते बाड़े पर लगी टट्टी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सैकड़ों हरे हरे झरने ऊपर की ओर उठ रहे हो। मैं इस दृश्य को देखकर भौचक्का रह गया और सोचने लगा कि प्रकृति में वंश का विस्तार किस प्रकार हो जाता है। सेम की लहराती बलखाती बेलों की सांवली लताओं पर छोटे छोटे फूलों के झुंड इस प्रकार दिखाई देते थे जैसे आकाश में तारों के झुंड बिखरे होते हैं। जिस प्रकार अमावस की अंधकारपूर्ण रात्रि के आकाश में तारे मुस्कुराते हैं अथवा झाग में जैसे बुलबुले चमकते हैं, उसी प्रकार सेम के फूल अपने सौंदर्य में चमक रहे थे। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे किसी वेणी अर्थात बालों की गुथी हुई चोटियों में मोती गुथे हो और अथवा किसी के आंचल पर छोटे छोटे फूल अंकित किए हो। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ कवि का प्रस्तुत कथन वर्णनात्मक है, किंतु उसे अनुभूतिपूर्ण बनाने की पूर्ण चेष्टा की गई है। यहाँ इन पंक्तियों में रूपक, पुनरुक्ति, रूपाशोक्ति तथा मालोपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी नन्ही नन्ही, तलवारों सी पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपुचिया तारों सी, आह इतनी फलियां टूटी, जारो भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी परोस पास के, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मुहल्ले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां।
प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग में जाएं तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सेम की फलियों के उत्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि समय आने पर बेलों पर खिले हुए फूल फलियों में परिवर्तित हो गए। फलियां अधिक प्यारी थी, उनकी गिनती नहीं हो सकती थी। पतले और चौड़ी फलियां लंबी लंबी अंगुलियों के समान थी, जैसे छोटी छोटी तलवारें हो। उनका रंग पन्ने के हारों के समान था। यदि झूठ न समझा जाए तो वे फलियां चंद्रमा के कलाओं के समान नित्य बढ़ती जाती थी। सच्चे मोतियों की लड़ियों के समान वह फलियां ढेर की ढेर होती गई। जिस प्रकार आकाश में तारों के झुंड दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार फलियों के गुच्छे भी थे। ये फलियां इतनी अधिक थी कि सारी सर्दियों की ऋतु में हम खाते रहे। हमारे ही नहीं और भी कई घरों में सुबह शाम इनकी सब्जी बनती रही। पास पड़ोस के जितने भी जाने अथवा अनजाने घर थे, उन सब में वे फलियां बंटवाई गई। सभी बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, मित्रों, अतिथियों और भिखारियों ने भी उन फलियों को जी भर भर कर खाया। वे फलियां कितनी अच्छी और कितनी प्यारी थी कि उन्हें मोहल्ले भर ने कई दिन तक जी भर कर खाया था। प्रस्तुत पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ कवि के हृदय की उदारता ध्यातव्य होता है। यहाँ पुनरुक्ति, उपमा, मालोपमा और उल्लेख आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैंने उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभवश मैंने पैसे बोकर रत्न प्रसविनी है, रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं। इसमें सच्ची क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिसमें उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाए, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सेम के फलियों का वर्णन करते हुए धरती की महिमा का गुणगान किया है। आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि यह धरती अपने पुत्रों के लिए कितना कुछ न्योछावर करती है। बचपन में अज्ञानता के कारण मैं धरती के महत्व को नहीं समझ सका था, किंतु मैं आज उसकी वास्तविकता को समझ गया हूँ। यह धरती तो न जाने कितने रत्नों को जन्म देने वाली है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसमें मानव की क्षमता और समता अर्थात बराबरी के बीज बोए जाएं। यदि मानव समवेत अर्थात एकत्रित रूप में अपनी सामर्थ्य शक्ति को धरती में लगाए तो यहाँ की धूल भी स्वर्णिम फसलें प्रदान करेंगी, जिससे जीवन के अभावों की पूर्ति होगी और मानव के श्रम से संपूर्ण दिशाएं आनंदोत्सव से भर जाएंगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका सुफल अवश्य मिलेगा, अन्यथा जैसा बोएंगे वैसा फल मिलना आवश्यक है। यहाँ विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दार्शनिक रूप व्यक्त किए हैं एवं अंतिम पंक्तियों में मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ अलंकार की बात करें तो रूपक, विशेषण, विपर्यय आदि
अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आह धरती देती कविता में कविवर पंत जी ने स्वार्थ तथा भाग्यवाद के प्रति विद्रोह तथा परिश्रम, त्याग, परोपकार तथा मानवता के महत्व को दर्शाया है। आह धरती कितना देती है कवि की मानवतावादी अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता, किंतु जैसे ही वह परोपकार से प्रेरित होकर कार्य संपन्न करता है तो उसका फल अच्छा हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आज के कविता को मैं आप लोगों को भली भांति समझा सका हूं। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।